जय हिंद दोस्तों आज एक नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों ये वीडियो कोई जियो पॉलिटिक्स से नहीं है, ये वीडियो कोई ऐसा सोशल वीडियो नहीं है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है। हम आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूं। जो ये थोड़ा आप ये समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। जो मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। जैसे आप सब जानते हैं, मेरा चैनल का नाम है द जर्नी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 23 ईयर्स इंडियन आर्मी में सर्व करके आया हूं, जूनियर कमीशन ऑफिसर था वहां पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि हम जानना चाहेंगे, मेरा जितने भी दर्शक हैं मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर होते क्या हैं और ये वाइट कलर कौन होते हैं, और ये ब्लू कलर वाइट कलर लोग कैसे विदेश जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना रोजगार के लिए, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी काम के लिए। तो तरतीब वाइज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और कौन उनको लेके जाता है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इस वीडियो में मैक्सिमम मैं ये कवर करने वाला हूं कि जो ब्लू कलर वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा। वाइट कलर तो आपको जैसे पता है कैंपस सिलेक्शन होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं वाइट कलर के इंजीनियर, वो भी किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही वो जाते हैं, विदेश जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसको प्रोसेस वाइज कैसे होता है और कौन इनको लेके जाता है। ये आरए होता कौन है दोस्तों? आरए होता है रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं। रजिस्टर्ड एजेंट मतलब भारत सरकार जो एमई होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो एक भारत में कोई भी अगर उसको अप्लाई करता है, हमारा देश का कोई भी नागरिक अगर इंडियन सिटीजन उसको अप्लाई करता है, उसको एक बिजनेस के तौर पे अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। तो एमई का पोर्टल में जाके अप्लाई करना पड़ता है उसको। अब बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं उसको उस एजेंट लाइसेंस मिलने के लिए, पाने के लिए, तब जाके उसको ये लाइसेंस मिलता है। और वो एक ऑथराइज पर्सन होता है कि हमारा देश से बहुत सारे बच्चों को बाहर देश भेजने के लिए, बाहर देश में जॉब की अपॉर्चुनिटी जैसे मिलता है उस जॉब में लगाने के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी हो। मैं अगर ब्लू कलर की बात करता हूँ, जैसे कि मेसन हो गया है, मिस्त्री, कारपेंटर, हेल्पर, वर्कर, लेबर, टेक्नीशियन, मैकेनिक, बहुत सारे कैटेगरी ऐसा होते हैं जो बिलो सुपरवाइजर्स कैटेगरी होते हैं, उनको ही ब्लू कलर बोला जाता है। दोस्तों ये आरए जो होता है, आरए बेसिकली अगर ये एक आरए है, रजिस्टर्ड एजेंट है, एजेंट क्या करता है उन देश में जिस देश के लिए वो बंदा भेजना चाहता है, जिस देश के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को अगर भेजना चाहता है, उस देश में उसका एक ऑफिस होता है। ये दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑफिस खोलना पड़ेगा वहां पर, और उस ऑफिस में उसका जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होगा, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा, उसका ये काम है कि ही इज द ही सी जो भी है वो एक ऑथराइज पर्सन है, वो ऑथराइज एजेंट है, भारत सरकार से नियुक्त किया गया एक ऑथराइज एजेंट है। वो जाके हर कंपनी में जाके बात करेगा। हम बात कर लेते हैं सऊदी का, हम बात कर ले हैं यूएई का। यूएई में आपको पता है 7 सिस्टर, बहुत सारे, जैसे दुबई हो गया, रसल खेमा हो गया, बहुत सारे ऐसा है कि वहां जाके किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कहीं भी हॉस्पिटल हो, किधर भी वो जाके अपना परिचय देगा, अपना कार्ड देगा, अपना विजिटिंग कार्ड देगा, उसको ये चीज़ बताएगा कि मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, हर कैटेगरी के वर्कर होते हैं मेरे पास, मैं एक रजिस्टर्ड एजेंट हूँ और मैं भारत से आपके लिए वर्कर्स मुहैया करवाऊंगा। इसका वो बेसिक काम है। अगर वो बेसिक काम में अगर सक्सेस हो जाता है, उसको क्लाइंट, कौन हम क्लाइंट बोलेंगे, जो विदेश में रहता है जिसका मैं बात कर रहा हूं, वो क्लाइंट क्या बोलेगा, ठीक है मुझे 100 लेबर की जरूरत है, 100 मेसन की या 50 कारपेंटर की, हर कैटेगरी की इतना इतना मेरे को जरूरत है। वो क्या करता है ना, वो सीधा भारत में, जो भारत में उसका ऑफिस है, ऐसा बहुत सारे जगह पर है, चाहे आप बहुत जगह में, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, और वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में, जितना भी मेट्रोपॉलिटन, बैंगलोर में जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ रजिस्टर्ड एजेंट बैठे हुए हैं। और वो रजिस्टर्ड एजेंट के पास डायरेक्ट लिंक नहीं होता बंदों को लेके आने के लिए। वो रजिस्टर्ड एजेंट क्या करते हैं, जिस स्टेट की ज़्यादा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्या जाते हैं, मेसन और कारपेंटर।
ठीक है। मेसन और कारपेंटर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जाते हैं, और केरला से टेक्नीशियन, नर्स वगैरह सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो एजेंट क्या करता है, उसी स्टेट को अप्रोच करता है। अगर उसको एजेंट को पता चल गया, उसको मिल गया, लिखित अगर मिल गया, मेरे को 100 इस कैटेगरी के अगर 100 बंदे मेरे को चाहिए, तो वो उसका एक ड्राइव निकालता है, इंटरव्यू शेड्यूल निकालता है। और वो इंटरव्यू शेड्यूल क्या करता है, इंडिया में, भारत में जो बैठा हुआ एजेंट है, जो रजिस्टर्ड एजेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको लाइसेंस दिया है, वो क्या करता है, एक एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजिंग करता है और वो बोलता है मेरे को इस कैटेगरी के लोग मुझे चाहिए, मेल और फीमेल, ठीक है। चाहे वो सिक्योरिटी में हो, मेसन में हो, लेबर में हो, टेक्नीशियन में हो, किसी में भी उसको अगर चाहिए तो वो उसको अप्रोच करता है और एक एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजिंग करने के बाद वो एक क्लाइंट उसको एक शेड्यूल देता है कि मैं इतना तारीख को आके ड्राइव में आऊँगा उस एरिया में। उस ड्राइव में आने के लिए जो एजेंट है वो क्लाइंट का पूरा टिकट विकेट, रहने देने का जो भी काम है वो करता है। क्लाइंट कौन है, जिसको 100 बंदा चाहिए, जिसको वो 100 वर्कर्स चाहिए, वो आता है। वो हर एक, वो 2-3 आदमी आते हैं, मैकेनिकल साइड से, इलेक्ट्रिकल साइड से, मेसन साइड से, लेबर साइड से, टेक्नीशियन साइड से, सब लोग आके एक ड्राइव करते हैं। जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, कौन, रजिस्टर्ड एजेंट जब एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी लोकेलिटी में जाके, किसी गांव में जाके, कहीं भी जाके। और रजिस्टर्ड एजेंट का एक खासियत क्या है पता है, रजिस्टर्ड एजेंट जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा है, उनको डायरेक्ट लिंक बंदों से नहीं रहता, वर्कर से नहीं रहता, बहुत कम रहते हैं। डायरेक्ट लिंक कहाँ रहता है, सब एजेंट होते हैं। सब एजेंट कहाँ होते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, किसी गांव में होते हैं। उस बंदे को ढूंढ ढूंढ के कौन जाना चाहता है, भाई तू मेसन है, अच्छा काम करता है, तू टेक्नीशियन है, तू मैकेनिकल साइड से है, जो भी है, वो जाके उनको अप्रोच करता है, एडवर्टाइजिंग दिखाता है, पैम्पलेट भेजता है। सब कुछ दिखाने के बाद उन लोग उस तारीख, उसी पर्टिकुलर डेट को वो असेंबल होते हैं ड्राइव के लिए। फिर क्लाइंट आता है, एजेंट लेके जाता है क्लाइंट को उस लोकेशन में, उस एरिया में, वहाँ उनका ड्राइव होता है। ड्राइव होने के बाद 100, 200, 300 लोग आते हैं। वैसे भी पता है आपको, जॉब के क्राइसिस रहते ही हैं, सबको जॉब की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाने के लिए जो लेबर कैटेगरीज के होते हैं, जो ब्लू कलर कैटेगरीज के होते हैं, उन लोग विदेश जाके थोड़ा अच्छा पैसा कमा के अपने परिवार को देना चाहते हैं, और वो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, इसमें उसका इंटरव्यू होता है, उसमें छांटा जाता है। अगर 100 का वैकेंसी है तो कम से कम 150-200 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। क्यों सिलेक्ट किया जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना मेडिकली अनफिट होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का पासपोर्ट इनवैलिड होने वाला है। इन सब कैटेगरी, किसी को कुछ बीमार हो गया, किसी घर में का परिवार में कुछ इश्यू हो गया, ये ग्राउंड सिनेरियो बात कर रहा हूँ। तो उन क्या होता है ना, ये मैक्सिमम लोगों को लेता है, ऑलमोस्ट डबल लेता है। अगर 100 का वैकेंसी है तो 200 को रिक्रूट करता है वो। अभी तक रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, रिक्रूट मतलब प्रोसेस में सिलेक्शन हो जाता है उनका। सिलेक्शन होने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट जो है ना, वो रजिस्टर्ड एजेंट जो है ना, वो अपने पास लेके आता है। पासपोर्ट लाने का अथॉरिटी किसी को नहीं है, कि वो इंडिविजुअल का डॉक्यूमेंट्स है। वो एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट लेके आता है। लिस्ट लेके आने के बाद मोबाइल नंबर सभी का होता है, सभी बच्चों से एक बार ट्राई किया जाता है, फलाना फलाना दिन में आपको ये करना है, नेक्स्ट मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। इसमें फीस भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है। मैं 2016 की अगर बात करता हूँ, 2016 में ऑलमोस्ट ये था 10,000 रुपीज़ था। हर इंडिविजुअल को, रजिस्टर्ड एजेंट को 10,000 रुपया देगा। 10,000 के बदले में उसको एक रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट के बेस पे उसको आगे की प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस MEA का पोर्टल में होता है। वो रजिस्टर्ड एजेंट जो है ना, ऑथराइज रजिस्टर्ड एजेंट, ये सब करता है। तो क्लाइंट को जब बोला जाता है ये चीज़ें कि इतना आदमी का सिलेक्शन करके आप जा रहे हो, तो क्लाइंट को ये अप्रोच किया जाता है कि वीज़ा के लिए सबसे पहले वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर क्लाइंट क्या करता है, इतने लोगों का रिक्वेस्ट जो है ना, किसको भेजता है, अपनी गवर्नमेंट को भेजता है। गवर्नमेंट को भेजने के बाद गवर्नमेंट उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, इससे पहले इंडिविजुअल को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, मेडिकल करवाना पड़ता है। सब कुछ फिट होने के बाद
वो सब कुछ फिट होने के बाद ये ऑल डॉक्यूमेंट्स भारत में बैठा हुआ जो एजेंट है वो क्लाइंट को भेजता है। क्लाइंट उसी बेस पे अपने देश में अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करता है, मेरे को इतने इतने वर्कर्स चाहिए भारत से। ये सभी देश के लिए लागू होता है, श्रीलंका के लिए भी, नेपाल के लिए भी, भूटान के लिए भी, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी देशों के लिए जहाँ जहाँ, फिलीपींस, जहाँ जहाँ से लोग ज़्यादातर माइग्रेंट होकर काम के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशंस में जो होते हैं इसमें 10th फेल वाले भी जाते हैं, 10th पास वाले भी जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो 10th फेल वाले जाते हैं उनको इमिग्रेशन जो ECR पासपोर्ट होता है, इमिग्रेशन चेक बोलते हैं, ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इसको इमिग्रेंट करना जो चेक रिक्वायर्ड मतलब इसको MEA द्वारा, रजिस्टर्ड एजेंट क्या करता है, MEA द्वारा एक सर्टिफाइड करता है। तो इमिग्रेंट्स जो इमिग्रेंट को प्रोटेक्ट, इमिग्रेंट जो जाते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्टिफाइड करता है कि ये 10th फेल है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसको दिक्कत हो सकता है। तो भारत सरकार उसका वो लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हालांकि भारत सरकार सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये नहीं कि, तो ये एक ऑथराइज रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस जो 10th फेल वाला बंदा ECR पासपोर्ट लेके वो जा सकता है। जब इमिग्रेशन करवाता है उसमें एक ECR पासपोर्ट के लिए ECR का पीछे लिखा रहता है, उसका पासपोर्ट का पीछे बनना है कि ECR मतलब इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड। अब बाकी हमारे जैसे नॉर्मल लोग जैसे जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जो पासपोर्ट बनाते हैं, ECR लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी होते हैं, तो उनको ECR की जरूरत नहीं पड़ता है। दैट इज ECA ना, इमिग्रेट चेक नॉट रिक्वायर्ड, उनको चेक इमिग्रेशन की जरूरत। अगर ECR पासपोर्ट होगा तो जो MEA है एक सर्टिफिकेट देता है कि ECR पासपोर्ट के लिए मैं एक सर्टिफाइड कर रहा हूं कि ये बंदा जो है ना विदेश जा सकता है। वो जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाला जब इमिग्रेशन करते हैं ना, उसको वो दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा ECR पासपोर्ट है, उसके बेस पे मेरे को भारत सरकार ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि मैं जा सकता हूँ। ये ECR ECNR का प्रोसेस होता है। और रही बात बंदे जाते हैं, जब आपको लगता है कि ये बंदे जब जाते हैं कि भारत सरकार ने अगर निर्धारित किया है कि इनको 10,000 रुपया दिया जाएगा जो फीस होता है, लेकिन नहीं होता है। बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदों से जब हम बात करते हैं, देखते हैं बहुत सारा हमारा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हम जिसको मैं जानता हूँ, तो पूछते हैं 70,000 80,000 ऐसे देते हैं। क्योंकि ये जो आपको क्या लगता है कि बंदा गांव से निकल के शहर से आके मेट्रोपॉलिटन सिटी से होते हुए विदेश जाएगा काम के लिए, ये अगर 10,000 रुपया में वो चला जाता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे करके, कहीं भी इसका लिखित में होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारा आप न्यूज़ में देखा होगा कि ऐसा ऐसा इतना पैसा दे के ये बच्चा जा नहीं पाया, ये एम्प्लॉय जा नहीं पाया। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है बाहर जाने के लिए। तो ये जो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब बंदे इसके लिए तैयारी करते हैं, बंदे जाने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि भारत में आज भी भारत में रोजगार का इतना चैलेंजेस है। अभी तो भारत प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे आने वाले 10 20 30 सालों में शायद हो सकता है कि जो हमारा ब्लू कलर व्हाइट कलर वाले ज़्यादा विदेश में जाके काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है ना हमारा भारत में इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि वो आराम से अपने देश में अपना परिवार के साथ रह के अपना रोजगार करके अपना जिंदगी बिता सकता है। तो दोस्तों ये था एक प्रोसेस जाने का। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बच्चों को। जैसे चैलेंजेस की बात करता हूँ कि क्या चैलेंजेस होता है। सबसे पहले मेडिकल चैलेंजेस होता है। एजेंट इनको ये बोलता है कि भारत में मेडिकल होगा। मेडिकल देखिए जो भी कंट्री में जा रहा है उसके एक जो यहाँ भारत में एक मेडिकल आउटलेट रहता है, आप वहीं से ही मेडिकल कराएगा, और वहीं से ही मेडिकल कराने के बाद वहीं ऑथराइज जो डिस्पेंसरी है उसको सर्टिफाइड करेगा, तभी जाके उसका वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर सकता है। कहीं से भी मेडिकल करके आने से उसको वो ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता। तो जहाँ जिस कंट्री में जा रहा है उसी कंट्री का ही जो डिस्पेंसरी है यहाँ भारत में, उसी में जाके ही उसको मेडिकल कराना पड़ता है। बहुत सारे मेडिकल जैसे येलो फीवर हो गया, HIV हो गया, कोई स्किन का बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत सारे फिजिकल फिट होना चाहिए, ऐसा कि वर्टिको जैसा जब ऊपर ऊंचाई पे जाने के बाद सिर चक्कर आके उल्टी आके ये सब जो भी होता है ना, कोई भी फोबिया टाइप का बीमारी नहीं होना चाहिए। ये सब टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद ही उसका मेडिकल सर्टिफाइड होता है और मेडिकल पास होता है। बंदा जब वहाँ जाता है उसको चैलेंजिंग ये आता है कि
वहाँ जाने के बाद भी आपको देखा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंडा दादा मिल ही जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो गरीब लोगों को उनको सताने के लिए। ये विदेश में भी होता है। और कौन करता है? भारतीय करते हैं। कैसे करते हैं? बच्चा वहाँ जाता है, मेडिकल यहाँ कराया, सब कुछ कराया, वहाँ जाने के बाद मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा दे दिया एजेंट को, सब कुछ हो गया। जाने के बाद वहाँ अलग एक कहानी उसको बताया जाता है कि अब तेरा मेडिकल होगा यहाँ। भाई ऑलरेडी मेडिकल हो कि वीज़ा मिल गया ना मेरे को, फिर से दोबारा क्यों मेडिकल होगा? तो उस मेडिकल के नाम पे उससे फिर से कुछ ना कुछ दिरहम, 200 दिरहम, 300 दिरहम, 500 दिरहम ऐसा करके चार्ज कर लेते हैं उससे। चार्ज करने के बाद बेचारा वहाँ मजबूरी, क्योंकि यहाँ आ गया है उसको काम करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इसको भारत सरकार को एक सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहिए। चलिए हर जगह हम जा नहीं सकते, हर जगह कर नहीं सकते, इसका एक पॉलिसी बनाना चाहिए। उसके बाद एकोमोडेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एकोमोडेशन जो क्राइटेरिया रहता है, कहीं कहीं तो अच्छा एकोमोडेशन मिल जाता है। हमने देखा हुआ है, बहुत सारे न्यूज़ में भी देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, बहुत सारा जो बच्चे हैं ब्लू कलर के हैं बहुत ये तकलीफ से गुजरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनको पैसा कमाना होता है और कहीं ना कहीं उनका परिवार को वो सुख और शांति देने के लिए ये बच्चे विदेश जाके ये काम करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप जान गए कि कैसे ब्लू कलर वाइट कलर वाले जाते हैं विदेश और क्या क्या चैलेंजेस आता है उनके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली मैं बहुत सारा कमिटमेंट रहता है मेरे का, मैं ऑलरेडी कहीं पे बिजी रहता हूँ और थोड़ा सा इस वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फ्रिक्वेंटली एक शेड्यूल बना के मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।